मुस्कुराते रहिए, जीवन है, जीवन में बहुत समस्याएं हैं, लगी रहेंगी, आती रहेंगी, चाहे वो आपके साथ हो चाहे हमारे साथ हो, लेकिन ये पार्ट है और इनको हमको झेलना है और इनके ऊपर पार पाना है पूरी मेहनत के साथ। तो घबराइएगा मत, ईश्वर से प्रे भी मैं करूंगा कि आपके लोगों के लिए एग्जाम जल्दी से जल्दी आए, ताकि हम भी आप लोगों को बेहतर से बेहतर पढ़ाने का हमें भी सौभाग्य मिल सके। आइए दोस्तों, इसी क्रम में पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। यहां पर पहला क्वेश्चन बोल रहा है यहां पर कि इनमें से कौन सा प्रतिभाशाली बच्चे का लक्षण नहीं है। ध्यान से देखिएगा, प्रतिभाशाली कितनी बार मैंने आपसे कहा है कि दोस्तों प्रतिभाशाली का अर्थ होता है मेधावी बालक, और मेधावी यानी कि गिफ्टेड बालक, और इनके लिए हम निपुण बालक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या प्रतिभाशाली बालक तो आपके सामने है ही। और टर्मन का मानना भी है कि ऐसे बच्चों का आईक्यू जो होता है 140 या उससे अधिक होता है। कौन सा सही नहीं है, वे पढ़ने लिखने में रुचि लेते हैं, बिल्कुल बात सही है। क्यों? क्योंकि ऐसे बालकों की आईक्यू की क्षमता ज्यादा होने के कारण इनका फोकस अटेंशन अधिक होता है, अवधान ज्यादा होता है। इनमें रचनात्मकता का गुण होता है, बिल्कुल बात सही है कि ऐसे बालक प्रतिभाशाली, रचनात्मक या मौलिक या नवीन चिंतन कर सकते हैं, ये बात सच है। वे मौलिक चिंतन नहीं कर पाते, यही बात गलत हो गई और यहां पर उसने यही बोला है, इसलिए हमारा राइट आंसर जो निकल कर आएगा सी विकल्प लगा लेंगे तो हर एक बच्चों के लिए यहां पर बेहतर से बेहतर बात होगी। आइए बच्चे, यहां पर मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोगों के साथ यहां पर शेयर करूंगा। प्रतिभाशाली कहीं पर आ जाए तो मैंने गिफ्टेड, टैलेंटेड, प्रतिभाशाली बालकों के बारे में यहां पर आप लोगों को हिंदी में लिखा रखा है, और इसको नोट करिए क्योंकि टर्मन का मानना है कि आईक्यू ऐसे बालकों का 140 या उससे अधिक होता है। अब दूसरी बात यहां पर यह ध्यान रखना है कि एक मनोवैज्ञानिक है जिसको हम रॉबर्ट हॉविंग हर्ष के नाम से जानते हैं। इसने प्रतिभाशाली बालकों के ऊपर खूब अध्ययन किया है और इसने एक पुस्तक भी लिखी थी, और उस पुस्तक का नाम था प्रॉब्लम्स ऑफ अ गिफ्टेड चाइल्ड। प्रॉब्लम ऑफ अ गिफ्टेड चाइल्ड, यहां पर ध्यान रखना, बहुत फेमस किताब है। और इतना ही नहीं, प्रतिभाशाली बालकों के ऊपर रेंजुली ने अपना त्रिव्रत परीक्षण दिया था। याद करिए, अभी कुछ समय पहले ही मैंने आपको बताया था कि रेंजुली का मानना था कि कोई भी बच्चा अगर प्रतिभाशाली है तो उसके अंदर 3 चीजें देखने को मिलेंगी, एक ये, यानी कि ऐसा बालक औसत से अधिक होगा। एक ये बात ध्यान रखना, ऐसा बालक रचनात्मक मौलिक चिंतन करेगा, और ऐसा बालक जो होगा वो लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध होगा या कमिटेड होगा। तो इन 3 पॉइंटों के कारण रेंजुली का परीक्षण आप लोगों को गिफ्टेड बालकों से रिलेटेड यहां पे ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद कर रहे हैं कि यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस में आएंगे। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर क्या बोला जा रहा है। वेरी गुड मॉर्निंग है, नमस्कार है। अब आर्किमिडीज ने, आप बहुत अच्छे से सुने होंगे वैज्ञानिक का नाम, ने अपनी समस्या का हल तब पाया जब वह अपने स्नान टब में था। यह सृजनात्मकता की प्रक्रिया के किस सोपान के अंतर्गत आता है? अरे भाई, मैं भी कुछ आविष्कार करना चाहता हूं, मैं भी समस्या का हल करके कुछ क्रिएट करना चाहता हूं। तो याद करिए, कितनी बार हमने आपसे बोला था कि मनोविज्ञान में आप ग्राहम वॉलस का नाम जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ग्राहम वॉलस ने किसी समस्या से रिलेटेड, किसी चीज के आविष्कार से रिलेटेड क्रिएटिविटी के 4 सोपान बता रखे हैं। और यहां पर देखिएगा, उसने समस्या का हल तब पाया जब वो स्नान टब में था। तो दोस्तों, ये आपका प्रदीपन कहलाएगा। प्रदीपन को हम
दीप्तमान के नाम से या उद्भासान के नाम से जानेंगे। ये वो अवस्था है जहां पर जो कुछ चीज, नवीन चीज हम क्रिएट या फाउंड करना चाहते हैं या फाइंड करना, उसकी खोज कर लेते हैं। प्रदीपन का अर्थ होता है दिमाग की बत्ती का जल जाना। आइए दोस्तों, मैं जी वॉलेस के सोपान यहां पर आपको नोट कराना चाहूंगा। ये लिखा हुआ है फ्रेंड्स, यहां पर ग्राहम वॉलेस का नाम आप ध्यान रखना। इस बंदे ने यहां पर मनोविज्ञान के अंतर में बात कर रहा हूं, क्रिएटिविटी के कितने सोपान बताए हैं? 4 बताए हैं। इसका मानना है कि सबसे पहले हम लोग योजना बनाते हैं। योजना यानी कि तैयारी, और तैयारी को इसने कहा, उपक्रम का नाम दिया कि अगर किसी समस्या का फाइंड करना है तो सबसे पहले प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग करने के बाद हम कोई काम करते हैं, लगातार करते हैं, लेकिन हम एफर्ट लगाने के बाद भी परिणाम प्राप्त नहीं कर पाते तो थक के बैठ जाते और आप कहते हो दिमाग में आइडिया नहीं आ रहा, तो उसको हम उद्भव के नाम से जानते हैं। और उद्भव वह अवस्था है जहां पर आपको आइडिया प्राप्त नहीं हो पाता। लेकिन याद करिए कि दिमाग की बत्ती फ्यूज है, तो आप अनुभवों के द्वारा कुछ समय बाद आपको एकदम से चीज रिकॉल आती है, आप कहते हो अरे यार आइडिया मिल गया, व्हाट एन आइडिया सर जी। वो व्हाट एन आइडिया सर जी है ना, उसको हम दीप्तमान के नाम से, या मैं कहना चाहूंगा प्रकाशमान के नाम से जानेंगे। दीप्तमान कहिए या प्रकाशमान कहिए, इसी को हम उद्भासान के नाम से जानते हैं, इसी को हम उद्भासान के नाम से जानते हैं। और लास्ट जो होता है, हम उस विषय वस्तु का मूल्यांकन करते हैं। जैसे आर्किमिडीज ने यहां कुछ खोजा या कुछ भी आप कुछ खोजोगे तो उसका आप मूल्यांकन करोगे। तो ये ध्यान रखना, ये प्रकाशमान दीप्तमान का अर्थ है आइडिया मिल गया। यहां पर ध्यान रखना, व्हाट एन आइडिया सर जी, दिमाग की बत्ती जल गई है मेरी, यहां पर इस चीज को इतना ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर का प्रश्न है। अगले नंबर का प्रश्न आपके सामने तीसरे नंबर का बोल रहा है, यहां पर ध्यान से देखिएगा। यहां पर लिखा हुआ है निःशक्त दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? 92 में? बिल्कुल नहीं। 98 में? बिल्कुल नहीं। ये होगा आपका 95, और वैसे तो ये 96 होता तो और अच्छा होता। यहां पे नियरेस्ट जो सही विकल्प होगा ये आपका बी फॉर बॉय राइट आंसर होगा। हम सभी जानते हैं कि पीडब्ल्यूडी अधिनियम जो होता है उसको हम पर्सन विथ डिसएबिलिटी के नाम से जानते हैं, और ये डिसएबिलिटी अधिनियम, जिसको निःशक्त अधिनियम, ये 95 में आया था और लागूकीकरण 96 में हुआ है, इसलिए यहां पर बी लगाइएगा। अब एक बात कहना चाहूंगा, ये पुराना अधिनियम है 95 का, इसमें 7 प्रकार की दिव्यांगता का वर्णन किया गया है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो नया अधिनियम है वो आरपीडब्ल्यूडी है, इसमें 21 प्रकार की दिव्यांगता है, और ये कानून 2016 में आया, 17 में लागू हुआ। पूरा नाम वही है, बस आर का अर्थ राइट हो जाएगा, राइट टू पर्सन विद डिसएबिलिटी एक्ट, यहां पर इतनी चीज। और एक बात, दिव्यांग के लिए अगर कोई मंत्रालय आपसे पूछे तो सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय आपको पता होना चाहिए, सामाजिक अधिकारिता एवं न्याय मंत्रालय। और कमेंट करके बताइए दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है, मुझको उम्मीद है यहां पर आप सही कर ले जाएंगे। प्लीज 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 यहां पर एक बार सेशन को शेयर भी करेंगे और यहां पर बताते हुए भी चलेंगे। जो मैं एक्स्ट्रा आपके साथ यहां पर चर्चा कर रहा हूं वो आपको पता होना चाहिए, यहां पर बता देना चाहिए, यहां पर ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। यहां पर अगला प्रश्न यहां पर ये है, जब कोई छोटी बच्ची ऊंट को पहली बार देखती है तो वह ऊंची पीठ वाला घोड़ा कहती है। प्याजे के सिद्धांत में यह किसका उदाहरण है? संरक्षण नहीं, संरक्षण तो आकृति से रिलेटेड है। गिलास की आकृति याद करिए, लंबी चौड़ी में पतले गिलास में ज्यादा लगता है, वो कंजर्वेशन है ना। यहां पर ध्यान रखना, यह है आपका, ध्यान में रखना, डी विकल्प आपका समावेशन, जिसको हम आत्मसातीकरण के नाम से या आत्मसातकरण या एसिमिलेशन के नाम से जानेंगे। क्यों है? क्योंकि ऊंट को पहली बार देखा तो हमने उसको किससे बोल दिया? ऊंची पीठ वाला घोड़ा। यानी कि 2 जानकारियों को हम यहां पर ऐड कर रहे हैं, 2 भिन्न जानकारियों को शामिल कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो ये आपका समावेशन या आत्मसातकरण होगा। और यदि बच्ची ये बोल देती कि भाई पीठ वाला घोड़ा अलग होता है, ऊंट अलग होता है,
तो उसका स्कीमा अपडेट हो जाता, और अपडेट हो जाता तो यही जानकारी समायोजन में बदल जाती, क्योंकि बच्ची दोनों जानवरों में अंतर अगर कर ले गई तो इसका सीधा सा अर्थ है उसको अपने स्कीमा में अपडेट करके नॉलेज को अपडेट करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चंस की डिमांड में ऐसा कुछ भी नहीं बोला, केवल जानकारियों को दोनों को ऐड करने की बात की गई। तो यहां पर डी विकल्प लगा लेंगे, एसिमुलेशन, यहां पर राइट आंसर होगा। पांचवें प्रश्न पर आते हैं, और पांचवा प्रश्न ध्यान से देखिएगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? अधिगमकर्ता, शिक्षक, पाठ्यक्रम, पर्यावरण, यहां पर राइट आंसर दीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, यहां पर देखो टीचिंग है, और टीचिंग बाल केंद्रित है, चाइल्ड सेंटर्ड है। अब यहां पर जॉन डीवी के 3 चर याद आ रहे होंगे आपको, टीचर याद आ रहा होगा, स्टूडेंट याद आ रहा होगा, और पाठ्यक्रम याद आ रहा होगा। और बच्चे के लिए पर्यावरण, वातावरण बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन किंतु परंतु बंधु, सब कुछ वातावरण भी बालक को ध्यान में रखते हुए, केंद्र में रखे हुए तैयार किया जाता है। और पूरी पेडागोजी जो होती है ना, वो बाल केंद्रित है। यहां पर अधिगमकर्ता या शिक्षार्थी आपका बिल्कुल और बिल्कुल, देखो पर्यावरण भी, वातावरण भी बालकों के अनुसार होना चाहिए। पेडागोजी चाइल्ड सेंटर्ड है, इसलिए यहां पर ए विकल्प आपका 100% राइट होगा। यहां तक कि पर्यावरण बालकों के अनुसार है, ध्यान रखना। ये सारी, एक बच्चे ने कमेंट करा था कि सर ये तो पर्यावरण होना चाहिए। अरे भाई, पर्यावरण वातावरण भी किसके अनुसार होता है? बालक के अनुसार। पूरा तंत्र किसके अनुसार है? बालकों के अनुसार। तो बाल केंद्रित प्रणाली में जो सबसे महत्वपूर्ण जो होगा वो आपके बच्चे ही होते हैं। यहां पर इस बात को ध्यान रखना, और ये बात जॉन डीवी भी मानता है, क्योंकि उसने प्रगतिशील शिक्षा का जो अपना एटमॉस्फेयर दिया वो उसका बाल केंद्रित ही है, प्रयोग पर आधारित, बालक प्रयोग करके सीखेगा। उम्मीद कर रहे हैं यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आइएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हम गांधी जी को आदर्शवादी कह सकते हैं क्योंकि वे मानते थे कि सत्य परम मूल्य है। उन्होंने चरित्र निर्माण, बिल्कुल बात सही है, बी विकल्प लगाइएगा। स्वाभाविक बात है कि भाई गांधी जी जो थे नैतिक आदर्श के प्रतीक हैं, और उनके अनुसार आदर्शवाद में नैतिक चरित्र, उत्तम चरित्र वाली बात आएगी। यहां पर बी विकल्प, यहां पर ध्यान रखिएगा, शिक्षा का अर्थ सर्वोत्तम को बाहर लाना, लेकिन गांधी जी की एजुकेशन सत्य, अहिंसा, नैतिक मूल्य, चरित्र पर आधारित। यहां पर बी, यहां पर राइट आंसर होगा। आप कमेंट करके बच्चे बताएंगे गांधी की वर्धा योजना कब आया था। मैं यहां पर वर्धा योजना के बारे में यहां पर नोट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। अरे साहब, वर्धा योजना 1937 में 22 अक्टूबर के दिन आई थी, 21-22 अक्टूबर के दिन। अरे इसको हम लोग बुनियादी एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं। बुनियादी एजुकेशन ही को ही हम लोग नई तालीम के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, इसको नई तालीम भी कहते हैं। इसको हम लोग बेसिक एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। चरखा चलाना, चरखे से सूत काटना और स्वयं आत्मनिर्भर होना, ये गांधी जी की एजुकेशन का प्रमुख उद्देश्य है। और जाकिर हुसैन के वजह से इसका नाम, जाकिर हुसैन जी के नाम, जाकिर हुसैन को यहाँ पर इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि गांधी जी ने जाकिर हुसैन को ही इनवाइट किया था इसका ड्राफ्ट तैयार करने के लिए। इसलिए जाकिर हुसैन समिति जो है वो वर्धा योजना से ही रिलेटेड है। और यहीं पे गांधी जी ने कहा था कि 3H तो हैं, एक H और ध्यान रखिएगा, और वो H है आपका हेल्थ। और हेल्थ का अर्थ क्या होगा यहां पर? स्वास्थ्य। यहां पर इतनी चीज ध्यान में रखते हुए चलते जाइएगा। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक बात आपको समझ में आ रही होगी, और यहां तक कोई दिक्कत, कोई डाउट, कुछ भी XYZ। और गांधी जी ने महाराष्ट्र में एक आश्रम है, सेवाग्राम आश्रम में ही सबसे पहले मारवाड़ी समाज का सम्मेलन चल रहा था 21-22 अक्टूबर के दिन 1937 में इस स्कीम को लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य था कि प्राथमिक शिक्षा जो है निःशुल्क हो 7 से 14 वर्ष के बालकों के लिए, और 7 वर्ष का पाठ्यक्रम तैयार किया जाए। ध्यान रखना, 7 से 14 वर्ष लिखा है, और 7 वर्ष का करिकुलम तैयार किया जाए छोटे बच्चों के लिए। और पूरी
एजुकेशन, पूरी एजुकेशन जो है वो हस्त कौशल पर आधारित होगी, हैंडीक्राफ्ट पर आधारित होगी। यहां पर एक बात ध्यान रखना, हस्त कौशल पर आधारित होगी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपके साथ चर्चा की है। अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न यहां पर क्या बोल रहा है दोस्तों, थोड़ा सा सेशन को और शेयर करते हुए चलिएगा। यहां पर वेरी गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार है। थोड़ा सा सेशन और लाइक कर देंगे, थोड़ा सा और सेशन शेयर कर देंगे तो आपके हित में रहेगा, आपके अच्छे के लिए रहेगा। मैं सबसे कहना चाहता हूं प्लीज 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 यहां पर देखिएगा, निम्नलिखित में से किसमें प्रश्न चिन्ह, किसमें प्रश्न अधिक विश्वसनीय है, चिन्ह हटा दीजिएगा। केवल वो ये जानना चाह रहा है कि प्रश्न कहां पर विश्वसनीय है। बहुविकल्पीय प्रश्न, निबंध, संक्षिप्त उत्तर, समापन। यहां पर ये सॉरी यहां पर ये गड़बड़ कर दिया। अब यहां पर राइट आंसर दीजिएगा। बहुत शानदार प्रश्न है दोस्तों, बहुत बेहतरीन। और फ्रेंड्स, जब हम मापन और मूल्यांकन बताते हैं तो मापन और मूल्यांकन में कई बार इस तरीके के प्रश्न आएंगे। देखो, निबंध कभी भी विश्वसनीय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि निबंध के उत्तर लंबे लंबे होते हैं फॉर्मेट, और हर व्यक्ति अलग तरीके से लिखता है और अंक अलग अलग पाता है। तो ये दीर्घ वाली चीजें कभी भी विश्वसनीय नहीं होती। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार या पार्शियलिटी देखने को मिल सकती है। तो ये संक्षिप्त उत्तर नहीं, यहां पे जो सबसे ज्यादा वैध होगा वो है आपका ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय सार्वभौमिक है। और 4 विकल्प में से यहां पर एक विकल्प कहने का अर्थ है एक आंसर निकल कर आएगा, 10 आंसर नहीं रहते। इसीलिए मार्केट में ज्यादातर प्रश्न पत्र जो बनाए जाते हैं, टेस्ट पेपर, वो एमसीक्यूज पर आधारित ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, क्योंकि उसकी विश्वसनीयता, वैधता, प्रामाणिकता ज्यादा होती है, भेदभाव थोड़ा कम होता है। जबकि दीर्घ वाले में कहीं ना कहीं, निबंध वाले में कहीं ना कहीं भेदभाव आपको देखने को मिलेगा। इसलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारा प्रश्न पत्र ये जो है उसकी सबसे विश्वसनीयता ए वाले पर लगाइएगा। ये तो वैसे ही हो गए, मैदान नहीं है, संक्षिप्त उत्तर नहीं, और समापन वैसे ही नहीं है, आपका राइट आंसर होगा। 8वें प्रश्न पर आते हैं। 8वां प्रश्न आपके सामने है और 8वां प्रश्न आपसे कह रहा है, क्या बोल रहा है यहां पर देखिएगा, डैश 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 से डैश डैश की ओर बढ़ता है, सिर से पैर। बात तो बिल्कुल जटिल से सरल नहीं दोस्तों, सरल से जटिल होता है। बाहर से केंद्र नहीं होता, केंद्र से बाहर होता है। आप याद करिए विकास, विकास के बारे में याद करिए, समीप दुरामुखी नियम याद करिएगा। आप समीप दुरामुखी अगर आप अच्छे से पढ़ रखे हैं तो दोस्तों, समीप दुरामुखी को कितनी बार बताया था, प्रॉक्सी मॉडेस्टिल के नाम से जानते हैं। और प्रॉक्सी का अर्थ होता है निकट से दूर, और निकट से दूर यानी कि ये निकट है और उंगलियां मेरे बाहर की ओर है, ये दूर है। तो केंद्र से बाहर होता है, बाहर से केंद्र नहीं होता। ये गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत, क्योंकि पहले विशेष नहीं, पहले सामान्य, यानी कि सही निकल कर आ गया। सर से पैर यानी कि सर, और सबसे एंड में पैर, और सर से पैर वाले को ही हम लोग मस्तकाधोमुखी के नाम से या सेफेलोकॉर्डल के नाम से जानते हैं। सेफेलो ये आपका मस्तिष्क कहलाता है। इधर से होता हुआ लंबत पैरों की ओर विकास होगा, वो आपका मस्तकाधोमुखी, सर से पैर। यहां पर ए विकल्प आपका स्वाभाविक, आपका बिल्कुल और बिल्कुल यहां पे राइट आंसर है। सारे लोग यहां पर सेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए कमेंट करते हुए चलिएगा दोस्तों, यहां पर कमेंट करते हुए चलिए प्लीज, यहां पर सारे के सारे लोग। देखो, अगला प्रश्न बहुत बेहतरीन है। दरवाजे को बंद करके लगातार आने वाली तेज आवाज से बचा जाता है। अरे भाई, अब आप पढ़ रहे हो या कोई काम कर रहे हो, बाहर से तेज तेज आंधी चलेगी तो स्वाभाविक सी बात है आंधी के चलने से आपको पढ़ने में दिक्कत होगी। तो आपने दरवाजे को बंद करके तेज हवा को क्या कर दिया, हटा दिया। हटाने से आपका कंसंट्रेशन या पढ़ने की क्षमता बढ़ गई। लेकिन ध्यान रखना, ये पुनर्बलन तो है, लेकिन आपने किसको हटाया, यहां पर ध्यान रखिएगा, ये है आपका नकारात्मक पुनर्बलन। कितने लोगों का ए विकल्प आ रहा है, कमेंट करके बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है, बेहतरीन, एक्सीलेंट प्रश्न है। और कहीं पुनर्बलन का ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिल जाए तो ध्यान क्या रखना है कि सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन में पहले तो यह ध्यान रखना, पुनर्बलन का उद्देश्य होता है कि पॉजिटिव चीजें करवाना।
अब यहां पर अगर हर हवा चल रही है तो हमारे काम में विघन आएगा, आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हवा को हटा रहे हैं दरवाजा। तो जब हम कोई चीज को हटाते हैं पॉजिटिव उद्देश्य के लिए, वांछनीय उद्देश्य के लिए, तो वो पुनर्बलन सकारात्मक नहीं कहलाता, नकारात्मक कहलाता है। क्योंकि सकारात्मक में तो हम कुछ देते हैं, कुछ अच्छा करवाते हैं, जबकि नकारात्मक में गलत आदत को या अवांछनीय चीज को हटाया जाता है। जैसे यहां पर हवा को हटाकर बालक की क्रिया को, एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं हम यहां पर। इसलिए ए आ रहा है, और अगर ए आया तो मान के चलिएगा बहुत अच्छा आंसर दिया आप लोग, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं यहां पर। अगले प्रश्न पर आएंगे यहां पर और देखते हैं यहां पर कितने लोग 10वें प्रश्न पे देखेंगे। रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को अधिगम की ओर ले जाता है। अरे भाई, रचनावादी पेडागोजी जो है निर्मितवाद पर आधारित है, और रचनावाद का अर्थ होता है बालक के द्वारा करके सीखना। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और रचनावाद, निर्मितवाद ऑलवेज 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 आपका पॉजिटिव है, जहां बालक करके सीखते हैं अर्थ के द्वारा सीखते हैं, रटते नहीं है। ये रटने वाली चीज है। गिरण कर लेना किसी ने भी बोला, ये भी गलत है। ये खोज आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा। सी विकल्प 100% राइट है। अर्थहीन नहीं, यहां पर अर्थपूर्ण होता तो हम सोचते। यहां पर सी विकल्प लगाइए। निर्मितवाद का अर्थ ही होता है, रचनावाद का अर्थ ही होता है, जिस पर हमारी पेडागोजी आधारित है कि हम करके सीखेंगे, खोज करके सीखेंगे, समझ के सीखेंगे, समस्या का समाधान करेंगे। यहां पर आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। और हमारा एनसीएफ भी ध्यान में रखिएगा, हमारा एनसीएफ निर्मितवाद पर ही आधारित है। वो यंत्रवत याद नहीं कराता, वो बच्चों को ग्रहण नहीं कराता कि स्टोर कर लो, ठूस लो दिमाग में, नहीं, बच्चों को प्रेरित करता है स्वयं खोज करने के लिए, करके सीखने के लिए, समस्या समाधान करके खोज एक्टिविटी के द्वारा करने के लिए, ताकि हम अर्थ प्राप्त कर सकें। अर्थ यानी कि समझ बना सकें। एक अध्यापक श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग से अपने अध्यापन को, अरे भाई, हमने श्रव्य और दृश्य सामग्री इस्तेमाल ही किस लिए करी? क्योंकि पहली बात तो श्रव्य दृश्य सामग्री टीएलएम है, और टीएलएम का उद्देश्य होता है कि टीचिंग को जो हम कर रहे हैं वो प्रभावशाली और रोचक बना सकें। अगर मैं चाहूंगा तो यहां पर कुछ लेकर आऊंगा, आपको दिखाऊंगा, टीवी चला दूंगा, गाना सुना दूंगा, कोई प्रोजेक्ट लाके दिखा दूंगा, करके दिखा दूंगा, सामने सब कुछ है। मैं बोर्ड का भी प्रभावी, ये इसलिए ताकि लर्निंग आपकी प्रभावी एवं रोचक बनाए जा सके। उसी उद्देश्य से हम लोग श्रव्य हो चाहे दृश्य हो, वैसे तो श्रव्य दृश्य सबसे बेहतर है, यहां पर रोचक बनाना, रोचक सबसे महत्वपूर्ण है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। 12वें नंबर का प्रश्न है, और 12वें नंबर का प्रश्न यहां पर क्या बोल रहा है देखिएगा, देखते हुए चलिएगा। यहां पर 12वें नंबर का प्रश्न है, और थोड़ा सा सेशन को और शेयर करिएगा। लक्षण, स्थितियां, जनसांख्यिकी लक्षण, सांस्कृतिक विशेषताएं, बौद्धिक क्षमताएं, व्यवहार संबंधी विशेषताएं जो जीवन के सभी तथ्यों में एक इंसान को दूसरे से अलग करती हैं, क्या इसकी अवधारणा क्या है? यहां पर 12वें नंबर का प्रश्न देखिएगा, कह रहा है मेरा लक्षण, मेरी स्थितियां, मेरी जनसांख्यिकी यानी कि मेरी आयु संबंधी, मेरे लक्षण, मेरे सांस्कृतिक विशेषताएं, मेरी बौद्धिक क्षमता, मेरा व्यवहार विशेषताएं जीवन के सभी तथ्यों में एक इंसान को दूसरे, ये व्यक्तित्व है? नहीं। बुद्धिमत्ता? नहीं। ये है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नता है। अरे भाई, इस वक्त आप लोग एक दूसरे कमेंट कर रहे हैं, लेकिन सारे बच्चे एक दूसरे से अलग हैं। मैं आपसे अलग हूं, उम्र में, सोच में आपकी कुछ अलग है। ये सारी की सारी व्यक्तिगत भिन्नता हैं, और इसके पिता के रूप में फ्रांसिस गाल्टन का नाम आएगा। यहां पर आप डी विकल्प लगाइएगा। आइए दोस्तों, यहां पर मैं गाल्टन के बारे में कुछ यहां पर लिखवाना चाहूंगा। आप अगर नोट कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिएगा बच्चे, सबसे पहले ध्यान में रखना, गार्डनर को सुजननिकी शास्त्र का पिता माना जाता है। यूपी टेट में यह प्रश्न आ चुका है कि यूजेनिक्स, अंग्रेजी में यूजेनिक्स, और ये आनुवांशिकता की एक शाखा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जो अध्ययन जीन वीन वगैरह का करता है, ये सुजननिकी है, गाल्टन है। इनकी एक पुस्तक का नाम ध्यान में रखना, फिंगरप्रिंट है। ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए।
एक पुस्तक का नाम यहां पर ध्यान रखिएगा, हेरिडेटरी यहां पर जीनियस इस पुस्तक का नाम है। इतना ही नहीं, जीव सांख्यिकी का सिद्धांत जो होता है, जीव सांख्यिकी यानी कि जनन यानी कि जीन्स, ये सिद्धांत भी अगर किसी ने दिया है तो ये आपका हमारे महोदय फ्रांसिस गाल्टन साहब का है। ये कुछ इतना ही नहीं, इन्होंने बताया माँ बाप से जीन जो होते हैं वो हाफ के रूप में घटते जाते हैं। यहां पर ध्यान रखना, मम्मी पापा से 50%, फिर 25%, फिर 12.5, ऐसे जीन्स घटते जाएंगे जो हम लोग को हमारे पूर्वजों से मिलते जुलते हैं। इतनी बात ध्यान रखने के साथ अगला प्रश्न करिएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, यहां पर सारे के सारे लोग यहां पर कमेंट करते हुए चलिए बच्चे, कमेंट तो करिए। आप लोग कमेंट ही नहीं आ रहा है आज तो आप लोगों के, आप लोग क्या कर रहे हैं यहां पर, कमेंट नहीं कर रहे हैं बिल्कुल और बिल्कुल। चलिए सारे के सारे, चलिए अगले प्रश्न पर आएंगे यहां पर। हाँ, बिल्कुल बात सही है, सक्सेस बिल्कुल सही बोल रहे हैं यहां पर। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद कुशीनगर से बिल्कुल खंबा खड़ी है साहब आपको, आप राजस्थान से कुशीनगर से। ओके, 13 नंबर में यहाँ पर क्या प्रश्न कहलाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। माता पिता द्वारा बच्चे को किसी काम करने के लिए तब तक दिए जाने वाला अस्थायी सहयोग जब तक बच्चा उस काम को स्वयं करने में सक्षम ना हो जाए क्या कहलाएगा। सीधी सी बात है भाई, डी विकल्प कहलाएगा, क्योंकि मचान को ही हम लोग पाड़ के नाम से और मचान को ही हम लोग आलंबन के नाम से, इसी को हम लोग अल्पकालीन सहायता के नाम से जानते हैं। इसी को दोस्तों फ्रेंड्स हम लोग स्कैफ फोल्डिंग के नाम से जानते हैं। स्कैफ फोल्डिंग यानी कि अल्पकालीन सहायता, मचान पाड़, यहां पे डी लगाइए। इसी मचान के मिलने से बालकों का क्या बढ़ जाता है, जेडपीडी बढ़ जाता है, लेकिन जेडपीडी नहीं पूछा, केवल मदद पर केंद्रित है, इसलिए यहां पर डी विकल्प लगाइए। अगले प्रश्न पर आते हैं, 14 नंबर का प्रश्न है और 14 नंबर के प्रश्न को यहां पर ध्यान से देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कोठारी आयोग का गठन कब किया गया। अरे साहब, पहली बात तो यह ध्यान रखना, कोठारी आयोग को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, और ये 14 जुलाई 1964 लगा लेंगे। यहां पर 1964 से 66 के बीच में है, यहां पर ध्यान रखना। इसकी डेट थोड़ी सी और कंफर्म करना पड़ेगी, नीचे के तो बिल्कुल नहीं है, 64 है, यहां पर ए ही आपका विकल्प निकल कर आएगा, ध्यान रखना। आगे अब ध्यान से मेरी बात को यहां पर आप ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा कोठारी आयोग हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप मेरे साथ ध्यान सुनिएगा। साहब, कोठारी आयोग ही क्या लेकर आया, सबसे पहले 10+2+3 का फॉर्मूला। कोठारी आयोग की सिफारिश पे ही पहली शिक्षा नीति जो थी 1968 में आई, ध्यान रखिएगा। अरे साहब, कोठारी आयोग ही पहला आयोग है जिसने शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया, क्योंकि तभी इसी कारण इसके आयोग को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं। अगर किसी आयोग में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जुड़ा है तो तुरंत दिमाग में आ जाए कि कोठारी आयोग है। दौलत सिंह कोठारी जो उस वर्ष 10 वर्षों के लिए यूजीसी के अध्यक्ष बनाए गए थे। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक दोस्तों आपको बात यहां पर समझ पे आ रही होगी, कमेंट करते हुए चलिएगा, आप समझ पा रहे होंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए यहां पर 15वें नंबर के प्रश्न पर आते हैं। यहां पर 15वें नंबर का प्रश्न यहां पर क्या बोल रहा है। हाँ, बिल्कुल यहाँ पर मनीष सिंह बिल्कुल सब कुछ जानकारी देते हुए चलते हुए चल रहे हैं, और थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। 15वें नंबर के क्वेश्चंस को यहां पर देखेंगे। यहां पर 15वें नंबर का प्रश्न यहां पर क्या बोल रहा है, 16 सेशन को और शेयर करिएगा। खेल विधि के प्रतिपादक किसे माना जाता है। अरे खेल विधि का प्रतिपादक भाई जॉन डीवी नहीं है, जॉन डीवी तो प्रगतिशील एजुकेशन के हैं, हटाओ यहां पर। मारिया मोंटेसरी बिल्कुल नहीं है, लेकिन मारिया के बारे में एक बात जरूर ध्यान रखना, इसने मंद बालकों पर अध्ययन किया, और मंद आपके कैसे हैं,
हैं, विशिष्ट बालक हैं, उनकी ज्ञान इंद्रियों को प्रशिक्षित करने का काम अगर किसी ने सबसे ज्यादा किया है तो मारिया है। ये मारिया भी नहीं है, यहां पर कुक होता तो और अच्छा आंसर होता। कुक नहीं है तो हम फ्रॉबेल को लगाएंगे, और फ्रॉबेल ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने किंडरगार्टन विधि का इस्तेमाल सबसे पहले जर्मनी में किया था। यहां तक आपको बात समझ, इन्हीं ने बालक का बगीचा बात करा था, ये ध्यान रखना। अगर कुक होते तो खेल विधि के पिता के रूप में हम कुक लिखते, लेकिन यहां पर नहीं है तो फ्रॉबेल ध्यान रखना, और फ्रॉबेल के बारे में केजी ध्यान रखना, और केजी के बारे में जर्मनी ध्यान रखना। और बालक का बगीचा, और बालक तो एक पुष्प है, फ्लावर है। टीचर क्या है, एक माली का काम करेगा, जबकि गार्डन उसका स्कूल होता है या बगीचा होता है। और बालक की क्षमताएं नैसर्गिक हैं, पुष्प के समान। जैसे पुष्प नेचुरल आगे बढ़ता है, उसकी ग्रोथ होती है, ठीक उसी प्रकार बच्चे के वह ग्रोथ पुष्प की भांति भीतर से बाहरी उसका डेवलपमेंट होता है। यहां पर ध्यान रखना, मारिया मॉन्टेसरी ध्यान रखिएगा, इटली की थी और 1937 के आसपास है। ये भारत में आई थी, और भारत में आने के बाद इन्होंने अनेक 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 मॉन्टेसरी संघ की स्थापना करी, और जिसके लिए चेन्नई तो आपका फेमस था, क्योंकि मद्रास में इन्होंने अनेक मॉन्टेसरी संघ की भी स्थापना करी है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितना मैं बोल रहा हूं, जितना मैं कह रहा हूं आपके लिए, ये सारी की सारी। और जॉन डीवी के बारे में ध्यान रखना, इन्होंने स्कूल की बात करी है, लेकिन प्रयोगशाला वाले स्कूल। जॉन डीवी शिक्षण में 3 चर की बात करते हैं, इसलिए त्रिध्रुवीय शिक्षा। और जॉन डीवी के बारे में जरूर ध्यान रखना, ये शिकागो विश्वविद्यालय में बहुत फेमस टीचर हुआ करता था। ये सारी की सारी जानकारी मैं यहां पर आप लोगों के बीच में साझा कर रहा हूं। अगले प्रश्न पर आएंगे। यहां पर अगला प्रश्न यहां पर क्या बोल रहा है, सारे के सारे लोग यहां पर ध्यान से देखते हुए चलिएगा। 16 नंबर का प्रश्न क्या है, सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग, शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करना, छात्रों की क्षमता का विकास करना। नहीं, छात्रों के प्रश्न कौशल नहीं भाई, ये टीचरों से रिलेटेड है। ये आपका ए विकल्प आपका राइट आंसर होगा। कितने लोगों का ए आया है कमेंट करके बताइए, कितने सारे लोगों का ए आ रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि ए आए। अरे साहब, माइक्रो टीचिंग ट्रेनी टीचरों के लिए है, जो टीचर बनने वाले हैं, जो टीचर बन चुके हैं, उनमें कौशल का निर्माण करने के लिए, ताकि कैसे पढ़ाया जाता है कम अवधि में, डाउन छोटी क्लास में, यहां पर छोटी अवधि की क्लास में कैसे समय को प्रबंधित रख के अपने 5-6 मिनट में कौशल का परिचय। ये है आपका माइक्रो टीचिंग, जो आपका शिक्षण कौशल से, छात्र अध्यापकों से जुड़ा हुआ है। मुझको उम्मीद है कि यहां पर आप सही कर ले जाएंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। यहां पर अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न यहां पर 17वें नंबर का प्रश्न है। बहुत अच्छी चीज है। यहां पर देखो 5E दृष्टिकोण, ये 5E आप देख पा रहे होगे। मैं आपको बता दूं, मानवतावाद से तो बिल्कुल नहीं है। मानवतावाद में तो मैस्लो का नाम आता है, आपको याद आ रहा होगा, और कार्ल रोजर्स का नाम भी आप ध्यान रखना। कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो ने अपना मानवतावादी सिद्धांत दिया। 5E दृष्टिकोण जो है वो रचनावाद निर्मितवाद से है। अगर कहीं आ जाए 5E क्या है, तो 5E पहले तो ध्यान रखना, निर्मितवाद रचनावाद से है, जिसका अर्थ होता है एक्सप्लोर करना। एक्सप्लोर यानी कि खोज करना। एक्सप्लोर करने के बाद किसी चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं, और उस चीज को एलेबोरेट करते हैं, विस्तार से समझाते हैं। तो ये मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ पा रहे हैं 5E के 5E, लेकिन ध्यान रखना, एक्सप्लोर करना, खोज करना, एलिब्रेट यानी कि विस्तारित करना, और इवैल्यूएट यानी कि मूल्यांकन करना। ये सारी की सारी निर्मितवाद, खोज पर आधारित 5E दृष्टिकोण है। ये आपका निर्मितवाद रचनावाद से है। बहुत फाइन क्वेश्चन है, जबरदस्त है। यहां पर 17वें के बाद यहां पर अगले प्रश्न पर आते हैं, और अगला प्रश्न यहां पर क्या बोल रहा है, सारे के सारे लोग यहां पर कमेंट करते हुए चलेंगे। थोड़ा सा सेशन को और शेयर कर देंगे। IEDC योजना प्रारंभ हुई थी। कब हुआ IEDC? 1974, 76, 78, 80, ना तो 78, ना तो 80, ना तो 76। ये है आपका 1974। यहां पर IEDC ध्यान रखना। यहां पर दिव्यांग बालक जो होते हैं उनके लिए ध्यान रखना,
इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड ध्यान रखना, ई से एजुकेशन और फिर डी से डिसेबल्ड और सी से आपका चाइल्ड। यहां पर इंटीग्रेटेड एजुकेशन डिसेबल्ड चाइल्ड, यानी कि हिंदी में इसको एकीकृत दिव्यांग शिक्षा प्रणाली के नाम से जानते हैं। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। कमेंट करिएगा, यहां पर सारे के सारे लोग कमेंट करके बताएंगे। कमेंट करके बताइए भारत में पुनर्वास परिषद क्या है, पुनर्वास परिषद की स्थापना कब की गई, पुनर्वास परिषद का मुख्यालय कहां पर है, किस लिए भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना की गई। तुरंत 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 कमेंट करके बताइए, मैं सुन रहा हूं यहां पर कमेंट करके बताइए। हमको आप लोग कमेंट करेंगे, मैं देख पा रहा हूं यहां पर सारे के सारे लोग यहां पर कमेंट करिएगा। सारे लोग मेरे बच्चे जितने भी हैं, अरे भाई मैं यहां पर लिख देता हूं। यहां पर ध्यान रखना, पुनर्वास परिषद जो है ना, पुनर्वास परिषद किससे रिलेटेड है, दिव्यांगों से रिलेटेड, इनके अधिकारों से रिलेटेड भारत का संस्थान है पुनर्वास परिषद। और ये आपका कहां स्थित है, दिल्ली में। और इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। और 1986 में जब की गई थी तो ये सोसाइटी के रूप में बनाया गया था, लेकिन 92 में इसको शक्ति दी गई, शक्ति यानी कि अधिनियम बनाया गया। और 1993 से ये अधिनियम एक्ट लागू कर दिया गया, इसकी शक्ति को विस्तारित किया गया, जिसको रिहेबिलिटेशन काउंसिल या भारतीय पुनर्वास परिषद के नाम से जानेंगे। ये दिव्यांगों से जुड़ा हुआ मामला है। यहां तक आप कर गए होंगे, आप समझ गए होंगे। 19 नंबर के प्रश्न पे आएंगे, थोड़ा सा सेशन को और शेयर करेंगे, थोड़ा सा और करेंगे यहां पे सेशन को शेयर। हमको उम्मीद है कि यहां तक आप समझ पा रहे होंगे, यहां तक थोड़ा और बढ़ते हुए चलिएगा। मुझको उम्मीद है कि आप बेहतर से बेहतर करेंगे, शानदार से शानदार परफॉर्म करेंगे। और कहीं कोई दिक्कत लगे, कभी याद दिलाता है कि बचपन में रचनात्मक भावना और उदार आनंद की कुंजी है। अरे साहब, यदि आपने एनसीएफ अच्छे से पढ़ रखा है तो एनसीएफ को ध्यान से पढ़ते समय एनसीईआरटी का डेटा उठाइए। तो जब रिपोर्ट निकालेंगे ना, तो शुरुआत की कुछ पंक्तियां रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध से ली गई हैं, सभ्यता और प्रगति। ध्यान रखना, सभ्यता और प्रगति से ली गई हैं, ये कुछ फैक्ट हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने तभी बताया था कि हमारे देश में हम लोग पश्चिमवादी सोच के होते जा रहे हैं, और जो हमको हाथ से बनाना, खिलौना वगैरह करना आता है, जो हम लोग क्रिएट करते हैं, रचनात्मक काम करते हैं, धीरे धीरे इस चीज का स्थान अगर पश्चिम संस्कृति ले लेगी तो हमारी सृजनात्मकता जो बचपन की कुंजी है वो समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके स्थान पे मशीन वाले खिलौने आएंगे, और मैं नहीं चाहता। ऐसा रविन्द्रनाथ टैगोर की बात की गई है। यहां पर ए विकल्प आप राइट आंसर लगाएंगे तो बेहतर होगा। सारे लोग ये लगाइएगा। राधा कृष्णन तो विश्वविद्यालय आयोग के लिए जाने जाते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही कहा। कोठारी आयोग को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहते हैं। यह देश का पहला आयोग जिसने 10+2+3 का फॉर्मूला और पहली शिक्षा नीति दी, ये ध्यान रखना। अरविंद घोष के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने कहा कि व्यक्ति सुपरमैन बन सकता है। सुपरमैन का अर्थ होता है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्थिति, वो परम आनंद की स्थिति की इंसान का मस्तिष्क सुपर हो जाएगा आपका। तो ये सुपरमैन की बात, सुपर माइंड की बात करने वाले व्यक्ति अरविंद घोष थे, जो बाद में पांडिचेरी वापस चले गए थे। और पांडिचेरी में उन्होंने उरुवले आश्रम की स्थापना करी थी। ये अरविंद घोष हैं, आपको बहुत अच्छे से याद आ रहा होगा। जब जेल छूटने के बाद ये चले गए और क्रांतिकारी गतिविधियों को इन्होंने छोड़ दिया था। उम्मीद कर रहे हैं यहां तक बच्चे आप लोगों को बात समझ में आप आ रही होगी। अगले क्वेश्चंस पर आएंगे, और अगला क्वेश्चंस यहां पर क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप सारे लोगों से मैं कहना चाहूंगा, हाँ, अरविंद घोष व्यक्ति सुपरमैन। और थोड़ा सा सेशन को शेयर करिएगा। मैं सारे बच्चों से कह रहा हूं, सेशन को शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छी रहेगी। बिल्कुल मनीष सिंह एक फैक्ट्स बिल्कुल याद कर रखे हैं, बहुत बेहतरीन। यहां पर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कमेंट करिएगा। आज का 20 नंबर का प्रश्न है, और 20 नंबर का प्रश्न यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर सारे बच्चों से मैं कहेंगे, यहां पर कमेंट
और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यहां पर कार्यक्रम शुरू किया गया है, बताइएगा भाई 86 87? नहीं भाई, 86 में तो शिक्षा नीति में इसकी वकालत की गई थी कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को शुरू किया जाए, और ये अगले सत्र में 1987 1988 में प्रारंभ किया गया। तो बी विकल्प यहां पर 100% यहां पर राइट होगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, और ये दूसरी शिक्षा नीति का परिणाम था, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और मैंने आपको कल ही बताया था ऑपरेशन का अर्थ होता है कि युद्ध स्तर पर किसी कार्यक्रम को चलाकर उसकी नीतियों को लागू करना ही ऑपरेशन कहलाता है, आप समझ पा रहे होंगे। बाद में 92 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड उच्च कक्षाओं में 6 से 8 में उच्च प्राथमिक में भी लॉन्च किया गया था। यहां तक आपको कोई दिक्कत है, कोई डाउट है? सारे बच्चे यहां पर कमेंट करके बताएंगे बिल्कुल 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 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आयतन बाद में संशोधन किया गया था, आप अब भली भांति जानते होंगे। स्कूल में न्यूनतम सुविधाएं तो होना ही चाहिए। आगे बढ़ेंगे, डीपीईपी कब प्रभावी हुआ? डीपीईपी कब प्रभावी हुआ? 92, 94, 95, 98? प्लीज कमेंट करके बताएंगे। एक बेहतर प्रश्न है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। देखो, डी से होता है डिस्ट्रिक्ट, ध्यान रखना, पी से होता है आपका प्राइमरी, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, यहां पर ध्यान में रखिएगा। हमको उम्मीद है कि आप कर ले जाएंगे। इसको हम लोग जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के नाम से जानते हैं, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के नाम से जानते हैं। और ये डीपीईपी जो था ना, इसकी अवधारणा 92 में आई थी, लेकिन इसको लागू करने की बात ध्यान रखना 94 यहां पर बिल्कुल और बिल्कुल 3 चरणों में डीपीईपी कार्यक्रम को शुरुआत किया गया था जिले स्तर पे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बी विकल्प आप लोग यहां पे राइट लगा लेंगे। अब यहां तक कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, कुछ भी हो, तो दोस्तों ये था आज का हमारा सत्र जहां पर हमने आपके साथ चर्चा किया। आगे की मुलाकात अब हम कल करेंगे, और कोई दिक्कत हो तो आप यहां पर यकीनन चर्चा करते हुए चलिएगा। कोई भी बात हो हम लोग मुलाकात आपके बीच में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार है। स्वागत आपका सत्येंद्र सर की क्लास में, थैंक यू, मोस्ट वेलकम।